सपनों के से दिन। चलिए आज चलते हैं बचपन की यादों के एक खास सफर पर। कहानी की शुरुआत होती है लेखक की यादों से, जब दुनिया कुछ ज्यादा ही हसीन लगती थी। तो इस कहानी में हम देखेंगे बचपन के दिन, स्कूल का डर और मजा और भी बहुत कुछ। तो बचपन था एकदम बेफिक्र। दिन भर खेलना, धूल मिट्टी और चोटें तो जैसे रोज की बात थी। घर पे चाहे जितनी मर्जी डांट मार पड़े, अगले दिन खेलने का जोश कम नहीं होता था। पर स्कूल, उफ, वो तो किसी कैद खाने से कम नहीं लगता था। यहाँ आते ही सारी मस्ती हवा हो जाती। नए क्लास में जाने की खुशी तो होती थी, पर साथ ही नई किताबों और नए टीचरों का डर भी था। और स्कूल का माहौल बनाने में दो टीचरों का बड़ा हाथ था, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ थे हेडमास्टर शर्मा जी, एकदम नरम दिल, और दूसरी तरफ पीटी मास्टर प्रीतम चंद। पीटी सर प्रीतम चंद, उनका नाम ही बच्चों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। पर ऐसा नहीं कि स्कूल में हमेशा डर ही लगता था, कभी कभी मजा भी आता था। और मजे की बात यह थी कि यह मजा भी पीटी सर की वजह से ही आता था। स्काउटिंग के दौरान उनके मुंह से निकला एक शाबाश सुनकर लगता था मानो फौज के सारे मेडल जीत लिए हों। चमकते बूटों में मार्च करते हुए वाकई किसी फौजी जैसी ही फीलिंग आती थी। अब बात करते हैं गर्मियों की छुट्टियों की, जो शुरू तो बड़ी खुशी से होती थी, पर उनका अंत होता था होमवर्क की टेंशन के साथ। काम पूरा करने से ज्यादा आसान तो पिटाई खाना लगता था। लेकिन एक दिन पीटी मास्टर की सजा ने सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने चौथी क्लास के बच्चों को एक बहुत ही दर्दनाक सजा दी। तभी वहां हेडमास्टर शर्मा जी आ गए और बच्चों की ये हालत उनसे देखी नहीं गई। उन्होंने गुस्से में पीटी मास्टर को फौरन मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया। आज जब लेखक उन दिनों को याद करते हैं तो उन्हें इसका एक गहरा मतलब समझ आता है। ये कहानी दिखाती है कि तब के और आज के अनुशासन के तरीकों में कितना बड़ा फर्क आ गया है। तो सवाल यही उठता है कि अनुशासन के लिए डर जरूरी है या प्यार और समझ? सोचने वाली बात है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो मतलब पुरानी किताबों की गंध और बचपन के उन बेखौफ खेलों से बुनी गई है, और हाँ, स्कूल के उन सख्त मास्टरों की यादें भी। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र है 10वीं कक्षा यानी क्लास 10 की हिंदी ब की पाठ्यपुस्तक संचयन का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। तो चलिए बिना किसी देरी के बचपन की उन गलियों में लौटते हैं और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न मैं पूछती हूँ। हाँ, पूछिए। तो पूरा सवाल ये है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? इस प्रश्न का उत्तर ना पाठ के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में मिलता है, जहाँ लेखक अपने बचपन के दोस्तों की पृष्ठभूमि का एक खाका खींचते हैं। मंडी में व्यापार करने आए इन परिवारों के बच्चे कोई एक भाषा नहीं बोलते थे। उनमें से ज्यादातर परिवार हरियाणा या फिर राजस्थान से आकर वहां बसे थे। तो उनकी बोलियां तो बहुत अलग होंगी। बहुत अलग। उनकी बोलियां इतनी अलग थीं कि शुरुआत में वे बच्चे एक दूसरे के शब्द ठीक से समझ भी नहीं पाते थे। अच्छा। कई बार तो उन अजीब से लगने वाले शब्दों को सुनकर वे एक दूसरे पर हंसते भी थे। लेकिन खेलते समय सब बदल जाता था। बिल्कुल। ये भाषा की दीवार तब पूरी तरह से ढह जाती थी जब बात खेलने की आती थी। मैदान में जब वे उतरते थे तो उन्हें एक दूसरे की बात, इशारे और भावनाएं पूरी तरह समझ में आती थीं। ऐसा लगता था मानो खेल अपने आप में एक सार्वभौमिक भाषा है। एकदम सही, जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। ये अंश इस बात का बहुत मजबूत प्रमाण है कि जब बच्चों के बीच आपसी व्यवहार और मासूमियत होती है ना, हाँ। तो भाषा कभी आड़े नहीं आती। और खेलते समय उनकी वो साझा शारीरिक भाषा भी तो कितनी स्पष्ट थी। हाँ, वो तो है। मतलब धूल मिट्टी में सन जाना, खेलते हुए गिरना, घुटनों के छिल जाने पर खून बहने लगना और फिर मिट्टी रगड़ के खून को रोक लेना। वो मिट्टी रगड़ने वाला हिस्सा बहुत ही वास्तविक है ना? और जब वे इस हालत में घर पहुंचते थे तो उन्हें माँ बहनों से या फिर गुस्सैल पिताओं से बुरी तरह मार पड़ती थी। बहुत बुरी तरह। लेकिन अगले दिन वे सारी मार और चोट भूलकर फिर से उसी उत्साह के साथ खेलने आ जाते थे। दर्द और खेल का ये साझा अनुभव ही असल में उनकी मातृभाषा बन गया था, जिसने हर क्षेत्रीय बोली को पीछे छोड़ दिया था। बिल्कुल। तो खेल और उस साझा बचपन की इसी दुनिया से निकलकर जब हम स्कूल की चार दीवारी में आते हैं तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है, एकदम डरावना हो जाता है। हाँ। तो इसी से जुड़ा है पाठ का दूसरा प्रश्न, जो अब मैं पूछता हूँ। जी बताइए। पूरा प्रश्न इस प्रकार है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। इस भावना को गहराई से समझने के लिए ना हमें स्कूल के पीटी मास्टर प्रीतम चंद, उनके खौफनाक व्यक्तित्व को समझना होगा। वो तो सच में डरावने थे। पीटी साहब का स्वभाव ऐसा था कि वे बच्चों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे।
वे बिल्कुल फौज के किसी तानाशाह की तरह बर्ताव करते थे। तानाशाह बिल्कुल सही शब्द है। उनका गुस्सा इतना भयानक था कि छोटी छोटी गलतियों पर वे खाल खींचने का मुहावरा सच कर दिखाते थे। उनकी सजाएं शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर बच्चों को तोड़ देती थीं। ऐसे माहौल में जहां हर वक्त सिर्फ डांट, मार और दहशत का साया रहता हो, वहां तारीफ के एक शब्द की कीमत बहुत बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है। तो जब स्काउट परेड के दौरान बच्चे बिल्कुल सही कदम ताल करते थे और वो कठोर पीटी मास्टर हल्की सी आंखें झपकाते हुए बस इतना कहता था, शाबाश। बस एक शब्द। हाँ, तो बच्चों के लिए वो कोई साधारण बात नहीं होती थी। वो शाबाश इतनी दुर्लभ थी कि बच्चों को लगता था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो और उन्हें किसी फौज का सबसे बड़ा मेडल या तमगा मिल गया हो। बिल्कुल। दुर्लभता के इस मनोविज्ञान ने उस एक शब्द को साल भर की पढ़ाई से ज्यादा मूल्यवान बना दिया था। बात है, उस एक शाबाश की कीमत उस गहरे खौफ से तय होती थी जो बच्चों के मन में बैठा हुआ था। अगर पीटी सर रोज तारीफ करते तो शायद उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती। एकदम नहीं होती। और सिर्फ शिक्षकों का खौफ ही नहीं था, स्कूल से जुड़ी कई और चीजें भी बच्चों को डराती थी। हाँ, और हमारा अगला सवाल उसी बारे में है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप पढ़िए। तीसरा प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। पूरा प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और नई कापियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो जाता था? अब आमतौर पर नई कक्षा में जाने का मतलब होता है नया उत्साह, नई चीजें और आगे बढ़ने की खुशी। बिल्कुल, हर बच्चे को होती है। लेकिन लेखक के मामले में ये भावना पूरी तरह से उदासी में बदल जाती थी और इसके पीछे एक बड़ी मार्मिक आर्थिक सच्चाई थी जो कि बहुत दुखद है। लेखक का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हर साल नई किताबें खरीदी जा सकें। इसलिए स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी हर साल किसी अमीर घर के बच्चे की पुरानी किताबों का प्रबंध लेखक के लिए कर देते थे। अब किसी भी बच्चे का मन करता है कि उसके हाथ में नई, कोरी और खुशबूदार किताबें हों। बिल्कुल। तो जब लेखक को वे पुरानी किताबें मिलती थीं, तो उनमें से एक अजीब सी सीलन भरी गंध आती थी। वो गंध बस पुरानी पन्नों की नहीं थी। नहीं, लेखक के लिए ये गंध एक चेतावनी की तरह थी। ये गंध उन्हें याद दिलाती थी कि अब पढ़ाई और मुश्किल होने वाली है और मास्टरों की मारपीट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बाप रे। एक तरह से वो पुरानी गंध उनके बाल मन में आने वाले पूरे साल के डर, संघर्ष और अपनी गरीबी के एहसास का संचार कर देती थी। ये गंध से जुड़ी स्मृति का बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हमारी स्मृतियां अक्सर गंध से बहुत मजबूती से जुड़ी होती हैं। हाँ, स्मृतियों और गंध का गहरा नाता है। और लेखक के लिए वो गंध सीधे तौर पर डर और लाचारी से जुड़ गई थी। लेकिन इस लाचारी के बीच एक ऐसा मौका भी आता था जब यही बच्चे खुद को बेहद ताकतवर महसूस करते थे। बिल्कुल। अगला प्रश्न उसी के बारे में। तो पूछिए। चौथा प्रश्न ये रहा, पूरा प्रश्न। स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? ये पूरा मामला उस वर्दी की ताकत और उस माहौल के प्रभाव का था। वर्दी का जादू? हाँ, स्कूल में जब स्काउट परेड होती थी तो बच्चों का हुलिया पूरी तरह बदल जाता था। वे धुले हुए साफ कपड़े पहनते थे, गले में 2 रंगी रुमाल बांधते थे और पैरों में पॉलिश किए हुए भारी बूट होते थे। बूट। जब पीटी मास्टर अपनी सीटी बजाकर लेफ्ट टर्न, राइट टर्न या अबाउट टर्न का आदेश देते थे और बच्चे अपनी एड़ियों पर घूमते थे, तो उन भारी जूतों से जो ठक ठक की आवाज आती थी ना, वो आवाज ये लगती, वो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाती थी। उस ठक ठक की आवाज और वर्दी की अकड़ में उनके अंदर का वो डरा हुआ गरीब और आम छात्र कहीं पीछे छूट जाता था। और वो खुद को जवान समझने लगते थे। बिल्कुल, उन्हें लगने लगता था कि वे कोई साधारण बच्चे नहीं बल्कि किसी महत्वपूर्ण फौजी दस्ते के जवान हैं। अनुशासन का सांचा। हाँ, उस सांचे में ढलकर उन्हें एक अजीब सा गर्व और सत्ता का एहसास होता था जो उन्हें उनके रोजमर्रा के सहमे हुए जीवन में कभी नहीं मिलता था। वर्दी और एक लयबद्ध कदम ताल किसी भी इंसान के मनोविज्ञान को कैसे बदल सकते हैं, ये उसका एक बहुत ही सटीक चित्रण है। एकदम। लेकिन ये कदम ताल और पीटी मास्टर का ये खौफ हमेशा बेरोक टोक नहीं चला। पाठ में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां इस खौफ को चुनौती मिलती है। हाँ, वो सबसे अहम मोड़ है। चलिए 5वें प्रश्न पर आते हैं, आप पूछिए। तो 5वां प्रश्न कुछ इस तरह है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? इस घटना में हमें शिक्षा के 2 बिल्कुल विपरीत मॉडलों या यूं कहें कि 2 अलग-अलग मानसिकता वाले शिक्षकों का सीधा टकराव देखने को मिलता है। शर्मा जी और पीटी सर। हाँ, एक तरफ स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी थे, जिनका स्वभाव बहुत ही नरम और संवेदनशील था। पाठ में स्पष्ट बताया गया है कि वे बच्चों को मारना तो दूर शायद ही कभी उन पर गुस्सा करते थे। और दूसरी तरफ पीटी सर। दूसरी तरफ पीटी मास्टर प्रीतम चंद थे, जिनका अनुशासन और सजा देने का तरीका क्रूरता की सारी हदें पार कर जाता था। वो फारसी वाली क्लास ना? बिल्कुल। टकराव तब हुआ जब एक दिन पीटी मास्टर चौथी कक्षा के बच्चों को फारसी पढ़ा रहे थे। बच्चों से जब शब्द रूप याद नहीं हुए तो पीटी मास्टर ने एक बेहद अमानवीय सजा दी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके टांगों के पीछे से कान पकड़ने को कहा।
ये इतनी तकलीफदेह शारीरिक मुद्रा थी कि छोटे बच्चे कुछ ही मिनटों में दर्द के मारे गिरने लगे थे। बहुत ही भयानक है ये तो। और शिक्षा के उस क्रूर तरीके को खारिज करते हुए पीटी साहब को उनके पद से उसी वक्त निलंबित यानी मुअत्तल कर दिया। हेडमास्टर शर्मा जी का वो कदम उस समय के हिसाब से बहुत साहसिक था। बहुत ही ज्यादा। जब स्कूलों में शारीरिक दंड को एक सामान्य बात माना जाता था, उन्होंने ये साबित किया कि अनुशासन के नाम पर क्रूरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। एकदम सही। और इसी स्कूल के माहौल से जुड़ा हमारा छठा प्रश्न भी है। अब आप पूछिए। मैं पूछता हूँ। पूरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल अच्छा लगने लगा? अगर हम पाठ की शुरुआत से देखें तो लेखक और उनके साथियों के लिए स्कूल किसी यातना शिविर के कम नहीं था। कोई जाना ही नहीं चाहता था। बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे तो रोते चिल्लाते ही स्कूल की तरफ खींचे जाते थे, क्योंकि वहां किताबों के बोझ से ज्यादा शिक्षकों की मार का डर हावी रहता था। स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां से बच्चे बस भागना चाहते थे। तो फिर अच्छा कब लगने लगा? पूरे साल में एक समय ऐसा आता था जब ये डरावना स्कूल भी उन्हें आकर्षित करने लगता था। और वो समय था उसी स्काउट परेड का। वापस वही परेड। हाँ, जब पीटी मास्टर के निर्देशन में बच्चे खाकी वर्दी पहनकर, गले में रुमाल बांधकर और हाथों में नीली पीली रंग बिरंगी झंडियां लेकर हवा में फहराते हुए चलते थे ना, तो वो पूरा अनुभव किसी उत्सव जैसा होता था। उस परेड में शामिल होकर बिना गलती किए मार्च करना और उस सख्त मास्टर से शाबाश सुनना, वो दुर्लभ शाबाश। हाँ, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पुरस्कार था जो स्कूल के सारे डर पर भारी पड़ जाता था। उस पल के लिए वो डरावनी इमारत और वो सजाओं वाला माहौल भी बहुत प्यारा और अपना सा लगने लगता था। वह झंडियां फहराना और हवा में उन रंगों को देखना बच्चों के लिए शायद अपनी बंदिशों से बाहर निकलने का एक प्रतीकात्मक तरीका था। सही कहा। अब सातवें प्रश्न की बारी है, जो छुट्टियों के उस काम से जुड़ा है जिसने हम सभी को कभी न कभी डराया है। अरे हाँ, छुट्टियों का काम। मैं सवाल पढ़ती हूँ। पूरा प्रश्न है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाया करते थे और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करते थे। ये प्रश्न ना बाल मनोविज्ञान और टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बेहद दिलचस्प और सार्वभौमिक उदाहरण पेश करता है। हम सबने किया ये। बिल्कुल। छुट्टियों में मिले काम का पहाड़ देखकर लेखक बहुत ही आदर्शवादी योजनाएं बनाते थे। टाइम टेबल बनाते थे। हाँ, वे गणित के सवालों को हल करने के लिए एक पूरी समय सारिणी बनाते। वे हिसाब लगाते कि मास्टर जी ने अगर 200 सवाल दिए हैं तो रोज सिर्फ 10 सवाल करने से 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा, जो कि कभी होता नहीं है। वही जैसा कि बच्चों के साथ होता है, शुरुआत के कई दिन सिर्फ खेलकूद में निकल जाते, फिर काम बढ़ जाता होगा। बिल्कुल। जब छुट्टियां खत्म होने लगती हैं और काम का बोझ बढ़ने लगता तो वो योजना 10 सवाल से बढ़कर 15 सवाल रोज करने पर आ जाती। और फिर भी नहीं हो पाता। फिर भी जब काम नहीं हो पाता और स्कूल खुलने का दिन करीब आ जाता तो डर और घबराहट से बचने के लिए वो अपनी एक सहपाठी ओमा के बारे में सोचने लगते। ओमा? ये ओमा कौन था? ओमा एक ठिकना और बड़े सिर वाला लड़का था जो पढ़ाई में बिल्कुल शून्य था, लेकिन मार खाने में बहुत पक्का था। अच्छा। ओमा का ये सीधा सा गणित था कि महीने भर छुट्टियों का काम करने की मेहनत से ज्यादा बेहतर और सस्ता सौदा यह है कि एक दिन स्कूल जाकर मास्टरों से बेभाव की पिटाई खा ली जाए। सस्ता सौदा। वाह। हाँ, लेखक भी जब अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे तो वो काम करने की चिंता छोड़कर उसी ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना करते थे कि अब जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मारी तो पड़ेगी। एक बच्चे का ये सोचना कि दिमागी मेहनत से बेहतर शारीरिक पीड़ा सह लेना, ये एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्चा मनोविज्ञान है। सच में। चिंता के उस बोझ को ढोने से आसान एक बार की मार खा लेना लगता था। और जब मार खाने की बात आती है तो उस मास्टर का जिक्र आना लाजमी है जो सबसे ज्यादा मारते थे। बिल्कुल, पीटी सर। 8वां प्रश्न उन्हीं के चरित्र पर आधारित है। आप पूछिए। पूरा प्रश्न इस तरह है, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पीटी सर यानी प्रीतम चंद का चरित्र इस पूरे पाठ का सबसे जटिल और प्रभावशाली हिस्सा है। उनकी छवि ना किसी फिल्म के क्रूर विलन जैसी गढ़ी गई है। बिल्कुल, एक खलनायक। अगर उनकी शारीरिक बनावट पर नजर डालें तो वे छोटे कद के और दुबले पतले इंसान थे, लेकिन उनका शरीर बहुत गठीला था। चेहरे पर चेचक के दाग थे और उनकी आंखें किसी बाज की तरह तेज और डरावनी थीं, जो किसी भी बच्चे को भीतर तक कंपा देती थीं। और उनका पहनावा भी तो वैसा ही था। हाँ, उनका पहनावा भी उनके खौफ को बढ़ाता था। वे हमेशा खाकी वर्दी पहने थे और उनके पैरों में चमड़े के चौड़े पंजों वाले भारी बूट होते थे, जिनकी एड़ियों में खुरियां लगी होती थीं। वो ठक ठक की आवाज वाले बूट। उन जूतों की आवाज ही उनके आने की दहशत फैला देती थी। वे अनुशासन को लेकर इतने जुनूनी थे कि किसी भी बच्चे की छोटी सी गलती पर खाल खींचने जैसी क्रूर सजाएं देने से नहीं हिचकिचाते थे। उनका स्वभाव बिल्कुल भी नम्र नहीं था। वे बेहद स्वाभिमानी भी थे, जिसका पता तब चलता है जब मुअत्तल होने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई शिकन या शर्मिंदगी नहीं थी। लेकिन बाद में उनका एक अलग रूप भी दिखता है ना? बिल्कुल।
पाठ के अंत में उनके चरित्र का एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। हेडमास्टर द्वारा निकाले जाने के बाद वे अपने कमरे में पाले हुए तोतों को बादाम छीलकर खिलाते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं। ये बहुत विरोधाभासी है। जो इंसान बच्चों के लिए एक जल्लाद के समान था, वही इंसान उन पक्षियों के लिए इतना कोमल और स्नेही हो सकता है, ये देखकर लेखक भी हैरान रह जाते हैं। सच में। ये दिखाता है कि वे बाहर से नारियल की तरह कठोर थे, लेकिन उनके भीतर की कहीं ना कहीं कोमलता छुपी थी। मानव स्वभाव कितना विरोधाभासी हो सकता है। पीटी सर का वो तोतो वाला प्रश्न इसका सबसे सटीक उदाहरण है। एकदम। एक तरफ वो बच्चों को अमानवीय शारीरिक सजाएं देते हैं और दूसरी तरफ पक्षियों से प्रेम करते हैं। और इसी सजा देने के तरीके से हमारा 9वां प्रश्न जुड़ा है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर हम पाठ के समय की बात करें तो उस दौर में शिक्षा का पूरा ढांचा ही खौफ पे टिका हुआ था। बिना डर के कोई पढ़ाई नहीं होती थी। एग्जैक्टली। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कठोर शारीरिक और मानसिक दंड को ही सबसे कारगर तरीका माना जाता था। शिक्षकों का मानना था कि बिना डंडे के पढ़ाई नहीं हो सकती। सही बात है। चमड़ी उधेड़ना, मुर्गा बनाना या अमानवीय शारीरिक मुद्राएं बनवाना उस समय की शिक्षा पद्धति का एक सामान्य हिस्सा था, जिसे सब सही मानते थे। हाँ, जिससे समाज की भी एक तरह से मौन स्वीकृति प्राप्त थी। माता पिता भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के समय में वर्तमान की स्वीकृति मान्यताएं इस पुराने ढांचे को पूरी तरह से खारिज करती हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में बाल मनोविज्ञान और बच्चों की मानसिक सेहत को सबसे ऊपर रखा जाता है। नहीं, वो भीतर से आना चाहिए। आज बच्चों को डराकर नहीं, बल्कि स्नेह से, संवाद से और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझकर उन्हें सही राह दिखाई जाती है। बिल्कुल। आज का अनुशासन डर पर नहीं, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और समानुभूति पर आधारित है। ये बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। सही कहा। एक सुरक्षित और भयमुक्त माहौल में ही कोई बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। तो चलिए अब हम इस विश्लेषण के 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर आ गए हैं। जी, तो आखिरी सवाल आप पूछिए। ये अंतिम प्रश्न थोड़ा व्यवहारिक है और शायद हर घर की कहानी है। पूरा प्रश्न प्राय अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, 1, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? 2, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति ना हो? ये सवाल 2 हिस्सों में बटा है और दोनों ही हिस्से एक छात्र जीवन के संतुलन को दर्शाते हैं। पहले हिस्से की बात करें कि खेल क्यों जरूरी है, तो इसका जवाब सिर्फ शारीरिक विकास तक सीमित नहीं है। और भी बहुत कुछ है। बेशक, खेलकूद से हमारा शरीर तंदुरुस्त, मजबूत और फुर्तीला बनता है और शारीरिक मेहनत से बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। बेशक। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति। हाँ, दिन भर की पढ़ाई और मानसिक थकावट के बाद खेल के मैदान में पसीना बहाना मानसिक शांति और ताजगी देता है। ये बच्चों को टीम में काम करना, हार बर्दाश्त करना और फिर से खड़ा होना सिखाता है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि अभिभावकों की आपत्ति कैसे दूर की जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है। अभिभावकों का डर अपनी जगह स्वाभाविक है कि कहीं खेल के चक्कर में पढ़ाई पीछे न छूट जाए। इसलिए इसका सबसे सही नियम ये है कि समय का सही प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट किया जाए। ये तय किया जाए कि पढ़ाई का लक्ष्य और घर के जरूरी काम पूरे करने के बाद ही खेलने जाया जाएगा। एक रूटीन होना चाहिए। और सबसे बड़ा नियम ये होना चाहिए कि जितना जोश, समर्पण और लगन खेल के मैदान में दिखाया जाता है, उतनी ही एकाग्रता और ध्यान पढ़ाई के समय अपनी किताबों में भी लगाया जाए। बिल्कुल सही। जब अभिभावक इस तरह का अनुशासन और संतुलन देखेंगे तो उन्हें खेल पर आपत्ति करने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं को तय करना ही वो चाबी है जो खेल और पढ़ाई के बीच के इस शाश्वत संघर्ष को सुलझा सकती है। बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है ये। और इसी के साथ इस अध्याय के प्रश्नोत्तर का ये सिलसिला पूरा होता है। हमने 10 प्रश्न कवर कर लिए।